हेलो BS MSc फाइनल स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे हैं पेपर 7 यूनिक फीचर ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। इस सेक्शन में हमने थोड़ा सा भी पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया यूनिक फीचर, जिसमें हम कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स डेवलपमेंट एंड एनिमल डेवलपमेंट्स। प्लांट डेवलपमेंट में हमने कुछ टॉपिक्स लिए बेसिकली, जैसे कि फर्स्ट इज डेवलपमेंट में स्ट्रेटजीज में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का डेवलपमेंट या प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम कह रहे हैं कि दिस काइंड ऑफ प्रोसेस जो ऑर्गेनिज्म है नोन एज ऑटोट्रॉपिक। उसके अलावा रिप्रोडक्शन टाइप में, जिसमें उसका डेवलपमेंट में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों टाइप की डेवलपमेंट्स जो है उसे यूनिक बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे बात कर सकते हैं उसके डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज में। उसके अलावा यूनिक फीचर है उसके एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट्स, दोनों में काफ़ी कुछ अंतर हैं, उनके विभेदन में, उनके क्लीवेज में एंड उनके डेवलपमेंट में। एनिमल टिश्यूज या एनिमल जो पूरा का पूरा ऑर्गन्स हैं डिफरेंशिएट 3 प्राइमरी लेयर्स, एक्टो, मेजो एंड एंडोडर्म। वहीं अगर अपन पादपों की बात कर रहे हैं तो पादपों में भी 3 प्रकार का डिफरेंस है, लेकिन लेयर्स नहीं है, सेल्स के रूप में जो है वो डिफरेंशिएट होते हैं और उनकी जो डिफरेंशिएशन है वो एम्ब्रियो स्टेज के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है। एम्ब्रियो में एक और हमने यूनिक फीचर उसमें ऐड किया, दैट इज सस्पेंडेड या डिलेशन ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एनिमल्स में ऐसा नहीं हो रहा है, एम्ब्रियो एक बार डेवलपमेंट होना शुरू करेगा तो डायरेक्ट फीटस एंड फीटस के बाद में ऑफस्प्रिंग के रूप में, लेकिन यहाँ पे सस्पेंडेड फॉर्म में है एंड सीड के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर कर लेता है, परसिस्टेंट, बिकॉज मोटिलिटी नहीं है प्लांट्स के अंदर टू टॉलरेट द अडेप्टेशन। तो उन्होंने कुछ अपने आप को अडेप्ट किया है इस तरीके से एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए, अनफेवरेबल जो फैक्टर्स हैं उनके लिए। और उसके बाद अगर हम कहें तो लोअर क्रिप्टोगेम्स एंड हायर क्रिप्टोगेम्स, जिन्हें हम फेनरोगेम्स के रूप में जान रहे हैं, हमने उनके बीच में डिफरेंस देखा। देन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हम कंप्लीट पहुंचे हैं हार्ट शेप के बाद में एक कंप्लीट डाइकॉट एम्ब्रियो के रूप में। MSc फाइनल बॉटनी, और यहाँ हमारा टॉपिक चल रहा है पेपर 7। पेपर 7 है हमारे पास में प्लांट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजीज। तो प्लांट डेवलपमेंट में हमारे पास मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमिकल दोनों टाइप के स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो अभी हॉट टॉपिक चल रहा है वो हो गया यूनिक फीचर्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। एक्चुअली में ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है मैनी मोर ईयर्स के अंदर, 2 या 3 साल छोड़ के पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर अपन डिटेल्ड में कहें तो ये पूरे के पूरे पेपर का निचोड़ है। ठीक है, इसमें हमको दोनों की दोनों जो इस जनरेशन से, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, दोनों की दोनों जो जनरेशन्स हैं उन दोनों को मर्ज करके हमको इसको ऐड करना है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी पहले है कौन सी बाद में है, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है वो अल्ट्रेशन गैप है, एक के बाद एक कंटिन्यू आएगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि इनटू द हायर एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो स्पोरोफाइट कंडीशन इज डोमिनेंट एंड परसिस्टेंट एंड पेरिनियल। ठीक है, बहुवर्षीय है और स्थायी है। अगर अपन गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो ये एक तरीके से डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव टाइप है। एंड ये जैसे अगर कहें तो लॉन्ग लिव्ड है, और इसके लिए हम कह सकते हैं दैट इज शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा गैमेटोफाइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो गैमेटोफाइट के अंदर जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट नहीं है। यहाँ पे डेवलपमेंट क्या है, डायरेक्ट, क्योंकि स्पोरोफाइट कंडीशन इज 2n, दैट इज n। लोअर क्रिप्टोगेम्स लाइक एल्गीज तक तो ठीक है, हैप्लॉइड कंडीशन के अंदर उनके थैलस जो है सर्वाइव कर पा रहे हैं। लेकिन अगर अपन बाद की बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की, तो एंजियोस्पर्म्स में जो हैप्लॉइड थैलस है
प्लांट बॉडी जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती, और करेगी भी तो वो पेरिनियल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गैमेटोफाइट जो है इंपॉर्टेंट है, इसके बिना नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी, बिकॉज दैट प्रोसेस या दैट स्टेज क्या कर रही है, स्पोरोफाइट कंडीशन में माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बना रही है, गैमीट्स बना रही है, और यही गैमीट्स जो हैं वो फ्यूज होकर वापस क्या बनाते हैं, स्पोरोफिटिक फर्स्ट सेल जाइगोट को बनाते हैं, और जाइगोट में फर्दर डिवीजन से क्या डेवलप होता है, एम्ब्रियो। तो हम यहाँ पे एम्ब्रियो से ही स्टार्ट कर लेते हैं, तो हमने एम्ब्रियो से ही डेवलपमेंट को स्टार्ट किया, और एम्ब्रियो जो है वो यहाँ पे दो टाइप्स में अगर अपन कहें मेनली, जो सबसे वाइड टाइप्स के लिए हम कह सकते हैं, फर्स्ट इज मोनोकॉट्स एंड सेकंड इज डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स आर मोर प्रिमिटिव्स एंड डाइकॉट जो है वो इवोल्यूशन के दौरान हम सेकेंडरी रूप में उसको लेके चल रहे हैं। तो जो डाइकॉट एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो इस एम्ब्रियो डेवलपमेंट में ऑफ डाइकॉट, तो डाइकॉट के एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हम कहाँ तक पहुंचे, हम पहुंचे दैट इज सस्पेंसर की एक तरीके से सेल है, दैट इज सस्पेंसर जो 5 से 7 कोशिकीय हो सकता है, और एम्ब्रियो में कॉटिलिडन्स के डेवलपमेंट के दौरान ही इसका विकास तेजी से होता है, जो कि कॉटिलिडन्स को प्रेशराइज करके उनको क्या कर देता है, फोल्ड कर देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया या एंडोस्पर्म के अंदर वो क्या हो जाए, जगह को घेर ले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फूड को स्टोर करे। और ये सस्पेंसर सेल लास्ट में जिन सेल से जुड़ा होता है, ये एक तरीके से हो जाती हैं रूट कैप सेल्स, और इसके नीचे की जो लेयर्स हैं वो लेयर्स हो गई कौन सी, रूट इनिशियल सेल्स या रूट सेल्स कह सकते हैं, और इसी चीज को हम बोलते हैं रेडिक्यूल। लेकिन अभी हम रेडिक्यूल नाम नहीं दे रहे, क्योंकि ये डेवलपमेंट स्टेज के बाद जो है रेडिक्यूल को कोड करेगा। मध्य भाग जो है वो मेस्मेटिक सेल्स हैं, जिनको हम नाम दे देते हैं प्रोकैम्बियम। ठीक है, और यही प्रोकैम्बियम जो है वो डेवलप करता है क्या बोलते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज को इन द ब्रांच, लीव्स, शूट, रूट सभी के अंदर। ठीक है, बाहर वाली जो लेयर है दैट इज डर्मेटोजन, और अंदर वाली की अगर हम बात करें तो दीज आर मिडिल सेल्स या ग्राउंड मेरिस्टम। ठीक है, ये हो गया सारा। इसका सबसे अपर एरिया जो है, क्योंकि इन सारी चीजों को अगर अपन बात करें तो दैट इज नॉन एज हाइपोकोटाइल, और यह सारा हिस्सा जो है वो डेवलप होकर एक विशिष्ट संरचना बनाता है, दैट इज एपिकोटाइल। ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं प्लूम्यूल, जो कि बाद में प्लूम्यूल को डेवलप करता है। एपिकोटाइल कंप्लीट हो गया। अब यहीं पे अगर अपन कहें तो दैट इज ऑल्सो शूट अपेक्स, लेकिन नहीं क्लियर होगा ये चीज़, ये डेवलपमेंट प्लूम्यूल के दौरान होगा। और ये जो सेल्स हैं ये बना लेती हैं फाइनली यहाँ पे ये इन्होंने यहाँ पे 2 कॉटिलिडन्स जो हैं उनको क्या कर लिया है, डेवलप कर लिया, जिनके बीच में एक मार्जिन के रूप में इस तरीके से फोल्डेड अवस्था में, इसको पूरा घुमा दीजिए एनाट्रोपस के अंदर, दीज आर कॉटिलिडन। ठीक है, तो 2 कॉटिलिडन्स है, सब कुछ सेम है, डेवलपमेंट भी हर्ट अवस्था तक जो है बिल्कुल सेम ही आएगी, हर्ट शेप तक, लेकिन उसमें कॉटिलिडन सिंगल डेवलप होगा, इसके अंदर जो है वो डेवलप कंप्लीट वो किस में हो रहा है, 2 कॉटिलिडन्स के रूप में ये डेवलप हो रहा है। तो यहां तक हमने एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया। यही थोड़ा सा डिफरेंस जो था वो किसका था, एनिमल्स के अंदर। अब कुछ चेंजेज हम यहीं कर देते हैं। मैनी मोर फूड रिजर्व्स लाइक प्रोटीन्स, स्टार्च या फैट, लिपिड, कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट,
क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो मोनोकोट, जैसे कि मक्का की हम बात कर रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ही मैक्सिमम है। चावल की या लेग्यूमिनेसी की बात करें तो उसमें प्रोटीन्स मैक्सिमम है। वहीं अगर अपन ब्रेसिकेसी या तेलीय पादपों या सीड्स की बात करें तो उसमें लिपिड्स जो है मैक्सिमम है। ठीक है, उसके अलावा एंजाइम्स और उसके अलावा फाइटोक्रोम्स यहाँ पे काफ़ी क्या बोलते हैं यूज में आ रहे हैं, और जिन्हें हम बोलते हैं हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स। तो यहाँ डेवलपमेंट स्टेज में तो बहुत सारे एंजाइम्स एंड जो पोषक पदार्थ है वो बहुत तेजी से क्या होते हैं डेवलप हो रहे हैं, जिनमें अगर अपन बात करें तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे बात कर सकते हैं साइटोकाइंस, ठीक है, सैलिक एसिड्स, ये मेन है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम आ रहे हैं। लेकिन जो ही कॉटिलिडन्स का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है और उसमें क्या बोलते हैं एंडोस्पर्म या एम्ब्रियो सैक के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये डेवलप नहीं कर सकता, ये किस में चले जाता है, सस्पेंडेड एनिमेशन में चले जाता है, दैट इज डोरमेंस, ठीक है। और इस डोरमेंस अवस्था में जाकर ये क्या हो जाता है, डेसिकेट। डेसिकेट का मतलब जहां इसमें अभी 80% तक पानी है, बाद में वो लॉस करके किस में आ जाएगा, लगभग 5% पानी के अंदर आ जाएगा। और उस 5% से भी कम पानी की हम बात करें तो उसमें सारे के सारे जो हैं वो एक रिजर्व फूड के रूप में रह जाते हैं। एंजाइम जो है उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है और हार्मोन्स जो हैं उनको सस्पेंडेड कर दिया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्टिव भूमिका निभाता है वो है एब्सिसिक एसिड, ठीक है, सबसे ज़्यादा भूमिका जो निभा रहा है। तो वो एब्सिसिक एसिड इसको सस्पेंडेड फॉर्म में ला देता है। अब दैट इज सीड फॉर्मेशन। अब ये जा रहा है किसके अंदर, डोरमेंट स्टेज में। लेकिन जो ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, बाई अंत अवशोषण, इम्बिबिशन के द्वारा सीड जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है और वाटर की रेशो वापस बढ़ता है, तो ये सारे के सारे एंजाइम्स की सक्रियता प्लस एब्सिसिक एसिड का डाउनफॉल, ये हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं रिजर्व फूड एंड हार्मोन्स के होने वाले चेंजेस ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। तो वहाँ पे हार्मोन्स से क्या होगा, एब्सिसिक एसिड रिड्यूस हो रहा है, देन वहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन डेवलप हो रहा है। ऑक्सिन हार्मोन क्या कर रहा है, ऑक्सिन हार्मोन एक तरीके से हाइड्रोजन प्रोटॉन्स के डेवलपमेंट को बढ़ा रहा है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है। और वो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स जो है वो क्या करेंगे, जो बीच के लिगामेंट्स है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, उनके लिगामेंट्स को क्या करता है, ब्रेक। मतलब सीधे सीधे भाषा में कहें तो ऑक्सिन हार्मोन जो है वो सेल डिवीजन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो सेल डिवीजन के लिए हमको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, रिजर्व फूड जो कि कॉटिलिडन्स में है, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स है जो कि जल की उपस्थिति में सक्रिय हैं, वहाँ से एनर्जी फॉर्म लेके, और जो हार्मोन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, लाइट की अनुपस्थिति में डेवलपमेंट बढ़ा रहे हैं। ऑक्सीजन हार्मोन का हमको भी पता है कि ये लाइट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कम हो जाती है, जबकि डार्क में इसकी रिएक्शंस क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में अंडरग्राउंड द सॉइल, अंधेरे में यहाँ तेजी से विकास कर रहा होता है। तो सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो रही होती हैं। हाइपोकॉटाइल सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, जो कि सबसे पहले रेडिक्यूल को डेवलप करेगा, देन बीच के लेंस को इलोंगेट करेगा, जिससे जो कॉटिलिडन्स हैं वो अर्थ सरफेस से तोड़कर ब्रेक करके उससे क्या आ जाती हैं ऊपर। और जब वो ऊपर आती हैं और उनके बाई फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा, बाई फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉटिलिडन्स के ओपन होने से प्यूम्यूल जो है वो प्रत्यक्ष हवा में या लाइट के रूप में आ रहा है और वहाँ पे वो फर्स्ट डेवलप कर रहा है लीफ प्रीमोर्डिया, ठीक है। और वो पर्ण अद्योतक से सबसे पहली जो लीफ डेवलप हो रही है वो कैपेबल हो रही है कि इसमें फोटोसिंथेसिस में। जब तक ये सारा काम कौन कर रहे हैं, कॉटिलिडन्स कर रहे हैं। तो दैट इज आल्सो द यूनिक फीचर ऑफ सीड डेवलपमेंट, ठीक है। तो एनिमल्स जो हैं वो इससे क्या है, अलग। ये हो गया। तो अब ये डेवलपमेंट हो गया। तो डेवलपमेंट से अब हम चलते हैं रूट की तरफ, हम चलते हैं शूट की तरफ और हम चलते हैं लीफ की तरफ। पहले इनका इनिशिएशन के बाद में इनकी मॉर्फोलॉजी एंड अनाटमी, ये भी हमारे डेवलपमेंट का एक प्रोसीजर। सेम मोनोकॉट एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स में क्या अंतर आ रहा है, मोनोकॉट्स के अंदर जो एम्ब्रियो है दैट इज सस्पेंसर, ये सस्पेंसर सेल्स हो गई, वेसिकल सस्पेंसर, ठीक है। और ये हो गया इसका, दैट रीजन इज हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल के बाद में ये हो गया इसका एक तरीके से प्रोकैम्बियम,
प्रोकैम्बियम, और ये एपिकोटाइल डेवलप होना था, लेकिन ये धीरे धीरे डेवलप होके इसका जो कॉटिलीडन है वो एक ढक्कन नुमा, छत्रनुमा या ढक्कन नुमा जो है नोन एज स्कुटुलम, स्कुटुलम के रूप में क्या हो जाता है, ये डेवलप हो जाता है। और ये यहाँ पे एक पार्श्व में नोच के रूप में जो है दैट इज एपिकोटाइल, जिसके नीचे प्यूम्यूल दबा रहता है, और ये ऊपर की तरफ जो है वो कॉलिप्टियल के ढक्कन के रूप में जो प्यूम्यूल है उसको क्या किया जाता है, एक ढक्कन के द्वारा कवर रखा जाता है। एक सिंपल इस टाइप की सेल जो है उसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो हमारे सबसे पहले आ जाता है शूट का डेवलपमेंट। एपिकल मेरिस्टम या और उसी के अंदर आ गया हमारे शूट डेवलपमेंट। एपिकल मेरिस्टम की कहें तो अनेक थ्योरीज जो कि हम यहाँ डिटेल में करेंगे। एक्चुअली में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके कंप्लीट पेपर की एक सैमरी के रूप में आ रहा है सामने के सामने, जिसमें जब हम पूरा पेपर कंप्लीट कर लेंगे तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट स्टेजेस हमको समझाने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, प्लस हम आसानी से डिफरेंस भी कर पाएंगे प्लांट एंड एनिमल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन थ्योरीज की हम बात कर रहे हैं एपिकल सेल्स की, तो एपिकल सेल्स में हमारे पास सबसे पहले एक आती है एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी की अगर हम कहें तो इसको शायद शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, और बाय निगेली सबसे पहले उन्होंने इसको दिया था कुछ 18वीं शताब्दी में दिया होगा, 1878, नॉट बी श्योर, देख लेंगे इसको। ठीक है, बाय निगेली, एंड उन्होंने ये कहा था कि जो सीड्स है किसका, स्टेम का, वो एकल कोशिका से मिलकर बना हुआ है, उसी को हम एपिकल सेल कहते हैं, और उसी कोशिका के फर्दर डिवीजन की वजह से क्या हो रहा है, बाकी की सेल्स डेवलप हो रही हैं। तो ऐसे में कई सारे खंडन अगर अपन कहें तो बाय हैंस्टीन भी है, बाय स्निप्स भी है, और कई सारे साइंटिस्ट ने उसका खंडन किया। ठीक है, क्या कि लोअर क्रिप्टोगेम्स में तो समझ में आता है, एल्गी एंड फंगस में, वो सॉरी एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स में, परंतु हायर क्रिप्टोगेम जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स की आप बात कर रहे हो, इंक्लूडिंग डाइकॉट्स स्पेशली, तो अगर हम कहें तो ऐसा कहीं कोई थ्योरम या कोई प्रूफ नहीं है कि सिंगल सेल है, क्योंकि एपिकल सेल जो है वो अनेक कोशिकाओं की परतीय एक या दो परतों से मिलके बनी होती है। तो ये थ्योरी जो है लोअर क्रिप्टोगेम्स तक ठीक है, ज़्यादा नहीं इसको प्रिफर किया गया। सेकेंड थ्योरी इसके अंदर काफ़ी थी, हैंस्टीन थ्योरी थी, उन्होंने इसको जो है 3 लेयर्स में बांटा था। हिस्टोजन थ्योरी जिसको हम बोलते हैं बाय हैंस्टीन, ठीक है, वो क्या बोलते हैं डर्मेटोजन एंड पेरिबेलम एंड प्लीरोम, उसको भी ज़्यादा रूप से नहीं माना गया। देन फिर यहाँ पे आया कौन सा, ट्यूनिका, कार्पस थ्योरी। ठीक है, ये सबसे पहले बाय दी गई स्मिथ। ठीक है, और ये लेटेस्ट थ्योरी भी थी, स्मिथ द्वारा दी गई थी, और ये ज़्यादा पुरानी नहीं, लगभग 19वीं शताब्दी की है, 1930 के आसपास, 1930-20 के आसपास। ठीक है, तो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, इसमें एक्चुअली में ट्यूनिका उन्होंने 2 क्षेत्र बताए एपिकल में। ठीक है, उन्होंने इसके अंदर 2 क्षेत्र बताए हैं। हालांकि अगर अपन पोजीशन के हिसाब से मेरिस्टम की बात करें तो हम इसको नाम क्या दे देते हैं, दैट इज एपिकल मेरिस्टम।
ठीक है। ये जो अंदर की तरफ है नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टम, और ये जो हैं देज आर लेटरल। ठीक है। वहीं अगर अपन ट्यूनिका कार्पर की बात करें तो उन्होंने 2 लेयर्स में बांटा, जिसमें बाद में उन्होंने और सुधार करते हुए अपनी थ्योरम के अंदर ट्यूनिका को 2 लेयर्स के रूप में डिवाइड किया, फर्स्ट एंड सेकंड। जिसमें फर्स्ट लेयर की अगर अपन बात करें तो दैट इज सेंट्रल एपिकल जोन, ये सबसे ऊपरी परत है, एक कोशिकीय परत है, सिंगल सेल। ठीक है। दूसरा, इसमें विभाजन जो हो रहे हैं वो हमेशा कैन से होते हैं, पेरिक्लिनल, जिसकी वजह से सदैव ऊपर और नीचे की तरफ की सेल डिवाइड होती हैं, विभाजनशील कोशिका होती हैं, कभी भी अपने आप को मैच्योर नहीं होने देती। सेकंड, इसी के नीचे जो जोन है वो एक तरीके से इसी का क्यूसेंट जोन के रूप में था, और इसको हम बोल देते हैं सब सेंट्रल। और इस सेल की भी विभाजन कोशिकाएं सदैव यही करती हैं, कभी कभार ये विभाजन भी करती है जिससे चौड़ाई में भी वृद्धि होगी और ऊपर और नीचे भी। और सबसे बड़ी चीज ये कि ये 2 टाइप की सेल्स बना रही हैं यहाँ पे, विभाजन की तो कर ही रही हैं, मेनली विभाजन तो ये कर ही रही है सेंट्रल एपिकल सेल्स, लेकिन उसके साथ में ये, और अगर अपन बात करें तो जो इंटरनोड सेक्शन, सॉरी नोडल सेक्शन जो आता है उसके ऊपर लीफ प्रिमोडिया, पर्ण अध्योतक जो इनिशियल्स का काम करता है, उन सेल्स का विभाजन भी यही करते हैं। जैसे कि कैम्बियम सेल्स होते हैं, उसी तरीके से डाइकोट एंड मोनोकॉट्स में, क्योंकि डाइकोट्स में स्पष्ट जो है वो नोडल रीजन नहीं दिखाई दे रहा हमको, तो वहाँ पे अगर अपन बात, वो सॉरी इंटरनोडल रीजन नहीं दिखाई दे रहा, तो वहाँ पे हमेशा जो वो उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें पत्र कलिकाएं के नाम से हम जानते हैं, लीफ प्रिमोडिया, वही डिपेंड कर, वो एक तरीके से डेवलप करती है लीफ को या स्टेम को। उनका डेवलपमेंट इन्हीं मेरिस्टम सेल से होता है, जो जीवन पर्यंत क्या रहती हैं, मतलब हमेशा सक्रिय रहती हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेट जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी इन्हीं के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कंप्लीट होता है। कार्पस थ्योरी, कार्पस में भी उन्होंने इसको जो है एक तरीके से 3 लेयर्स के रूप में बांट रखा है। जस्ट इसके नीचे जो है उसको हम नाम दे देते हैं जोन ऑफ सेंट्रल मदर सेल। इसके अंदर यही विभाजन, जिसकी वजह से ऊपर नीचे और दाएं बाएं पार्श्व दोनों प्रकार की कोशिकाएं जो हैं वो इसमें डेवलप होती हैं, विभाजनशील हैं। और इसके नीचे का जो क्षेत्र है वो एक तरीके से शांत क्षेत्र है, और इसमें विभाजन की जगह इलोंगेशन प्रोसेस जो है वो ज्यादा होती है। इसको हम रिब मेरिस्टम कह देते हैं। और इसमें कौन सा, पेरिक्लिनल, एंटिक्लिनल एंड ऑब्लिक, तीनों प्रकार के विभाजन होते हैं जो आकार में और व्यास में इलोंगेशन, वृद्धि के लिए नेसेसरी होते हैं। तो इस तरीके से शूट जो है उसके अंदर एपिकल सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा है। तो अगर अपन इन चारों लेयर्स की बात करें तो दैट इज ट्यूनिका, और ये हो गया कॉर्पस, ट्यूनिका और ये हो गया कॉर्पस। ठीक है। अब यहीं पे अगर अपन बात करें तो इन्हीं सेल्स से मेन 3 टिश्यूज का डेवलपमेंट हो रहा है। कौन कौन से 3 टिश्यूज? फर्स्ट इज डर्मेटोजन, ठीक है, जिसको हम डर्मल सेल्स के रूप में बात कर रहे हैं। सेकेंड हमारे यहां पे होता है ग्राउंड मेरिस्टम। थर्ड नंबर पे जो होता है वो हो गया कौन सा, प्रोकैम्बियम। डर्मल जो है वो डेवलप कर रहा है एपिडर्मिस। अगर अपन रूट्स की बात करें तो एपिडर्मिस की जगह वहां पे हम क्या यूज में लेते हैं, एपिब्लेमा। ग्राउंड टिश्यू की हम बात करें तो दीज आर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स लेयर कर देता हूं ताकि सारी लेयर्स आ जाएंगी, आउटर, मिडिल और इनर एंडोडर्मिस तक। उसके अलावा पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज,
ठीक है, मेडुलरी रेज और क्या था, पिथ। ये सारी की सारी जो हैं वो इसी के द्वारा क्या की जा रही है, कोड की जा रही है। प्रोकैम्बियम की हम बात करें तो ये कोड करता है वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम एंड फ्लोएम सिस्टम, उसको यही कोड कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं डेवलपमेंट किसका, रूट के डेवलपमेंट पे। सेम इसी प्रकार की थ्योरी उसमें है, ज़्यादा चेंज नहीं, लेकिन हाँ रूट के अंदर जो है वो एपिकल सेल थ्योरी जो है वो काफ़ी कुछ फिट आती है, क्योंकि रूट के अंदर मैक्सिमम रूट्स की अगर अपन बात करें लाइक मोनोकॉट्स या दूसरे, तो उसके अंदर जो रूट है वो सिंगल सेल के डेवलपमेंट से, लेकिन रूट की अनाटमी में काफ़ी कुछ चेंजेज है, किसके रूप में, शूट के अलावा, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ जोन्स हैं। रूट टिप की अगर अपन बात करें तो रूट टिप जो सिंपल दिखती है उसका अन्य जो क्षेत्र है दैट इज कैप, रूट कैप बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में क्विसेंट जोन है, शांत, इसे शांत क्षेत्र भी बोलते हैं क्योंकि ये विभाजन से संबंधित नहीं है। देन इसके बाद में ये आता है इसका मेरिस्टम, एपिकल, एपिकल मेरिस्टम सेल्स। इस क्षेत्र की हम बात करें तो इलोंगेशन, इस क्षेत्र की हम बात करें तो दैट इज मैच्योरिटी, मैच्योर, क्लियर है। और इस मैच्योर जोन के अंदर ही जो है वो क्या डेवलप हो रहे हैं, रूट हेयर्स। देन यहाँ पे अब डेवलप हो जाएगा इसका पूरा मैस्मेटिक जोन्स एंड वेस्कुलर बंडल्स। तो ये सिंपल सा डेवलपमेंट है। तो ये शूट और रूट की तुलना में चेंजेज है। शूट में अगर अपन कहें तो कॉर्पस सेल्स के बाद में यहाँ पे इनिशियल सेल शुरू हो जाती है प्रोकैम्बियम की, यहीं से। रूट के अंदर कुछ चेंजेस, इसकी भी अगर अपन डेवलपमेंट की बात करें, रूट डेवलपमेंट, रूट डेवलपमेंट में अगर चले तो यहाँ पे जो मेन थ्योरी चल रही है, इसको भी एपिकल मेरिस्टम में ही कह देते हैं, एपिकल मेरिस्टम एंड रूट डेवलपमेंट। सेकंड पॉइंट हमारा चल रहा है ये, मतलब एम्ब्रियो के बाद में, वैसे तो थर्ड पॉइंट चल रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास जो थ्योरी चल रही है बेस्ट, दैट इज कॉपर काप्पे। कॉपर काप्पे थ्योरी या हाइपोथेसिस। उन्होंने ये ट्यूनिका कार्पस के समान ही है कॉपर काप्पे, लेकिन इन्होंने क्या किया, वही दो लेयर्स के रूप में इसको डिवाइड किया। और ये सबसे पहले वो स्मिथ ने दी, ये दी थी शुम्प ने। लगभग 1970
ठीक है, 2 लाइंस में है। अगर अपन कॉपर काप्पे की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कारण है शूट जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है, जबकि रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। तो ऐसे में अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो शूट की सबसे ऊपरी लेयर जो है कौन सी, ट्यूनिका, उसमें विभाजन ये था। देन उसके बाद की लेयर में विभाजन ये था, तो वहाँ पे विभाजन हम सीधे टी के रूप में बताते हैं। जबकि अगर कॉपर की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला विभाजन ये इस कोशिका में कौन सा होगा, ये होगा। देन इसके बाद वाला जो इलोंगेशन जोन है उसमें विभाजन ये वाला होगा। इसलिए हम इसमें डिवीजन जो है या विकास क्रम जो है उसको उल्टे टी के रूप में बताते हैं, कॉपर काप्पे। और फिर काप्पे जो है बाकी के पोर्शन के लिए, और इसमें फिर दोनों ये और ये तीनों कौन सा, पेरिक्लिनल, एंटीक्लिनल एंड ऑब्लिक, तीनों टाइप के डिवीजन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। और उसके साथ में ये कोशिकाओं की संख्या व कोशिकाओं का घनत्व या आकार जो है उसमें क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, जिससे रूट के व्यास में भी वृद्धि होती है। रूट हेयर जो है वो डर्मेटोजन से डेवलप एपिडर्मिस, जबकि रूट्स में हम इसको नाम क्या देंगे, एपिब्लेमा। तो एपिब्लेमा सेल्स जो है उससे डेवलप होते हैं या उसकी अतिवृद्धि के रूप में डेवलप होने वाले कोशिकांग। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब रूट एंड शूट की अनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की हम बात करें, क्योंकि दोनों की सेम ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एक सिंपल स्टेप, कौन सा, डाइकॉट। आउटलाइन डायग्राम से समझ लेते हैं, अनाटॉमिकल या सेल्यूलर डायग्राम जो है वो बाद में। तो ये डेवलपमेंट हो गया किसका, एपिडर्मिस का। और एपिडर्मिस में ही यहाँ पे डेवलपमेंट किसका हो जाता है, स्टोमेटल सेल्स एंड शूट हेयर्स या ट्राइकोम्स की अगर हम बात करें। ठीक है, तो दीज आर स्टोमेटाज और ये ट्राइकोम्स के रूप में हो गया, क्योंकि हम स्टेम की बात कर रहे हैं। देन थोड़ी इलोंगेटेड कॉलेनकाइमेटा सेल्स के रूप में यहाँ पे डेवलपमेंट किसका हो जाता है, हाइपोडर्मल सेल्स। फिर ल्यूजली कॉम्पैक्ट यहाँ पे सेल्स कौन सी आ गई, कोशिका युक्त, अंतरा कोशिका अवकाश युक्त, ये हो गए मिडिल कॉर्टेक्स सेल्स। और मिडिल कॉर्टेक्स सेल्स में ढोलकाकार या मतलब दीर्घवृत्ताकार बेलनाकार जो कोशिकाएं हैं वो हो गई एक लेयर या 2 लेयर जो है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस कुछ एग्जांपल जैसे अपन दे, कैलोट्रोपिस दे सकते हैं, एक कुकुरबिटा एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, कैजुराइना दे सकते हैं। उनकी एंडोडर्मिस जो है वो आपको कैसे मिलेगी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट युक्त और कॉलेनकाइमा युक्त, प्रकाश संश्लेषण में सक्रिय प्रकार से। अलग अलग एडेप्टेशंस हैं, जैसे सनफ्लोर की हम बात करें तो उसकी जो है हाइपोडर्मल सेल्स हैं वो संख्या में ज़्यादा है और कॉलेनकाइमा युक्त है और हरित लवक युक्त है। कैलोट्रोपिस की हम बात करें तो उसके अंदर सिंपल है। कैजुराइना की बात करें तो लहर के रूप में है। तो ये अलग अलग एडेप्टेशंस हैं नॉर्मल। तो दैट इज एपिडर्मिस, सिंगल लेयर के रूप में पतली कोशिकाएं हैं, ढोलकाकार कोशिकाएं होती है लेकिन चपटी होती हैं, ठीक है, इनके बीच में अंतरा कोशिका अवकाश नहीं होता। दे आर हाइपोडर्मिस, ठीक है, हाइपोडर्मिस। ये हो गया मिडिल कॉर्टेक्स और ये हो गया एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे ये छोटी सेल्स जो हैं पतली, अनियमित हो सकती हैं, दीर्घित हो सकती हैं, घनाकार हो सकती हैं, अलग अलग स्पीशीज के अनुसार। ये होती हैं पेरीसाइकल। पेरीसाइकिल के लिए हम कह सकते हैं कि ये बंडल शीथ या वेस्कुलर बंडल्स की सबसे आउटर मोस्ट लेयर्स के रूप में होती है, ठीक है।
पेरिसाइकिल की हम बात करें तो रूट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा विकसित होंगे। इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के रूप में यहाँ पे जो है वो इसका सुबेरिन का और पेक्टिन का डिपोजिशन हमको मिलता है। स्टेम्स की अगर हम बात करें तो उसमें पेरिसाइकिल पूरी तरीके से विकसित नहीं होती, मतलब विकसित तो होती है लेकिन उनको फ्लोएम की आउटर लेयर या जो पेरेन्काइमा है उससे सेपरेट करना इतना आसान नहीं होता। और ये देखा गया है कि जो लेटरल रूट्स हैं उनमें इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। स्टेम्स में भी कुछ प्लांट्स में लेटरल जो शाखाएं होती हैं उनके डेवलपमेंट और प्रोकैम्बियम को दोबारा रीजनरेट करने या उसको एक्टिव करने में भी इसकी भूमिका होती है। पेरिसाइकिल के बाद फिर यहाँ पे हो गया पूरा का पूरा ये आउटर लेयर ऑफ फ्लोएम सेल्स, ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स, और इनके बीच में इनकी होती है मेटाफ्लोएम एंड प्रोटोफ्लोएम। और प्रोटोफ्लोएम मेटाफ्लोएम के बाद ये हो गई कैम्बियम, क्योंकि डाइकॉट की हम बात कर रहे हैं तो ये एक प्रति हो गया कैम्बियम, ठीक है, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं ओपन। और ये हो गया फिर इसके अंदर वेसल्स, और उनके बीच में ये ट्रैकेट्स, और वेसल्स एंड ट्रैकेट्स को कंट्रोल करते हुए या क्रॉस करते हुए जो है बीच में मेडुलरी रेज एंड जाइलम पेरेन्काइमेटस सेल्स, जो कि दो टाइप से हो जाती हैं, एपोट्रेकियल और पैराट्रेकियल। एपोट्रेकियल का मतलब वो कोशिकाएं जो मृदूत की हैं लेकिन कभी भी जाइलम के वेसल्स और ट्रैकेट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती हैं, ठीक है। पैराट्रैकियल वो कोशिकाएं जो डायरेक्ट वेसल्स के कांटेक्ट में होती हैं, और फिर इनके बीच में ये लंबी दीर्घित कोशिकाएं जो है वो एक्सियल और रेडियल दोनों सिस्टम्स को बना रही हैं। दीज आर मेडुलरी रेज। और इसके बाद में ये हो गया कंप्लीट सेक्शन पिथ, ठीक है, ये डेवलपमेंट हो गया पूरा का पूरा सेक्शन, जिसमें ये हो गया फ्लोएम, ये हो गया कैम्बियम, और ये हो गया जाइलम, दैट आर वैस्कुलर बंडल, ठीक है, या वैस्कुलर जाइलम और फ्लोएम सिस्टम। और इसकी अगर अपन बात करें तो डाइकॉट्स में कैसा मिल रहा है, कॉनजॉइंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको याद रखनी है, कॉनजॉइंट कोलेटरल, ठीक है, उसके बाद ओपन, क्लियर है, ये तीन चीज़ें हमको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। यहाँ हो गया कंप्लीट। इसके बाद में यहाँ नाम दे देते हैं दैट इज पिथ। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेम के अंदर वो ये है दीज आर मेटाजाइलम, और यहाँ है प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम बाहर की ओर, परिधि की ओर, प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर, दैट पोजीशन इज नॉन एज एंडार्क, और यही पोजीशन जो है वो स्टेम्स को रूट से अलग करती है, ठीक है, दैट पोजीशन इज एंडार्क। अंत है आदि दारू, आदि का मतलब प्रिमिटिव, ठीक है, दारू का मतलब जाइलम, वुड। मेडुलरी रेज, ये हो गया। अब रूट की तरफ चले तो सेम ही वही चीज है, दीज आर एपिडर्मिस, लेकिन हम इसको एपिडर्मिस की जगह एपीब्लेमा, क्यूटिकल की मोटी परत होती है क्योंकि इसको जमीन में रगड़ के चलना होता है, ठीक है। हाइपोडर्मल सेल्स हाँ इसमें मिलेंगी, मिलती हैं, ठीक है। उसके अलावा मिडिल कॉर्टेक्स भी मिलेगा, एंडोडर्मिस भी इसके अंदर मिल जाएगी। पेरिसाइकिल जो है वो इसकी स्पष्ट और मजबूत होगी। स्टेम के अंदर पेरिसाइकिल को डिफ्रेंशिएट करना आसान नहीं होता, और सबसे बड़ी चीज़ है इसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो मिलती हैं, बैंड, कैस्पेरियन बैंड्स के रूप में, ठीक है। ये एक तरीके से इसे स्केलरिड्स के समान बनाती हैं, और ये शायद रूट को जो है वो एक तरीके से दबने से, मिट्टी के दाब से बचने के लिए, एक तरीके से जो ग्राउंड प्रेशर है उससे बचने के लिए, या उसकी स्फीति दाब को बनाए रखने के लिए यांत्रिक बल प्रदान करती है। और उन्हीं के बीच में जो मेडुलरी रेज के कांटेक्ट में आती है उन सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है एब्सेंट होती हैं। इन्हें पैसेज सेल्स के रूप में जानते हैं, पैसेज गेट जो कि प्रोवाइड कराती हैं वाटर एक तरीके से सिस्टम को। और ये यहाँ पे हो गया पूरा का पूरा फ्लोएम, और ये इसके अंदर हो गया जाइलम, ठीक है, दैट इज पीएच जाइलम। और ये हो गया कौन सा, ध्यान रखना, ये है मेटाजाइलम,
और जो बाहर की तरफ होगा वो होगा प्रोटोजाइलम। तो यहाँ पे अगर अपन रूट्स के लिए कहें तो रूट्स के लिए भी कह सकते हैं कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन टाइप, लेकिन कैसे हैं? एक्जार्क। कैसे हैं? एक्जार्क। क्लियर है? तो ये कैसे हैं? एंडार्क, और ये कैसे हैं? एक्जार्क, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है मेटाजाइलम की वो केंद्र की ओर है, जबकि इसकी मेटाजाइलम की पोजीशन बाहर की ओर है। अगर अपन स्टेम्स की बात करें तो मोनोकॉट स्टेम की, मोनोकॉट जो रूट्स है उनकी भी संरचना सेम सी है डाइकॉट्स के समान, लेकिन मोनोकॉट्स में दैट इज एपिडर्मिस, ठीक है। लेकिन उसके बाद में इसमें अन्य डिफरेंशिएशन लाइक हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड पिथ, इनका कोई स्पष्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता, और ये कंप्लीट टिश्यू जो है नोन एज ग्राउंड सब्सटेंस या ग्राउंड टिश्यूज, ठीक है। और इस ग्राउंड टिश्यूज के अंदर जो है रिंग में या बिखरे हुए डिफ्यूज्ड फॉर्म में जो है वो ये मिलते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो इसके अंदर बिखरे हुए पाए जाते हैं, ठीक है। दैट इज मोनोकॉट स्टेम। यहीं अगर अपन मक्का की बात करें तो इसके अंदर जो है रिंग्स के रूप में पाए जाते हैं। ड्रेसिना की हम बात करें तो उसमें मोनोकॉट है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के रूप में उसके अंदर पाई जाती है, क्योंकि कैम्बियम जो स्ट्रिप है या जो कैम्बियम स्टेप है यहाँ पे, यही क्या करती है? सेकेंडरी ग्रोथ को कंप्लीट करती है। दैट इज द सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यूज। मोनोकॉट्स की प्रोकैम्बियम जब डेवलप होती है तो वो केवल दो ही टाइप के टिश्यूज बनाती है, बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम, और कोई मेरिस्मेटिक टिश्यूज उसमें शेष नहीं बचता। यही कारण है कि मोनोकॉट्स के डेवलपमेंट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इसलिए ज़्यादातर मोनोकॉट्स पेरिनियल नहीं हो पाते, एनुअल टाइप में ही होते हैं, जबकि डाइकॉट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से ये पेरिनियल लाइफ फॉर्म को कंप्लीट करने में सक्षम होते हैं। बस इतना ही। अब एक डिफरेंशिएशन हमारा आ जाता है इसमें लीफ में। बाय लीफ प्रिमोर्डिया। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में।